नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मॉनसून नाम से है। और ये टॉपिक आपको सभी RS-IS या विभिन्न परीक्षाओं में जब आप जाते हैं तो इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चंस मॉनसून के पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉनसून, जिसको हम कम समय में सारी मेन पॉइंट्स को हम रिवाइज भी करेंगे और आपको बताएंगे कि मॉनसून क्या है, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें मॉनसून शब्द की। मॉनसून शब्द जो है, ये मॉनसून शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब है विपरीत जाने वाली पवनें। पवनें विपरीत जाने का मतलब एक हवा यूँ जा रही है, एक हवा यूँ जा रही है। 6 महीने हवा एक दिशा में चलती है, 6 महीने हवा दूसरी दिशा में चलती है। परिवर्तित होने वाली हवाओं को अरबी भाषा में मौसम के नाम से संबोधित किया गया था और सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल किया था अरबी नाविक सिद्दी अली ने। सिद्दी अली जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये नाम यूज़ किया था, सिद्दी अली ने। अब आप देखें कि मॉनसून जो शब्द है बेसिकली वो क्या है, वो थल समीर और जल समीर का ही एक बड़ा रूप है। दिन के समय जल समीर चलती है, रात के समय थल समीर चलती है। यूँ तो जल और थल समीर 12-12 घंटे के लिए चलती हैं, लेकिन जब मॉनसून की बात आती है तो यहाँ मॉनसून इन्हीं जल समीर और थल समीर का बड़ा रूप है, जो कि 6-6 महीने के लिए चलता है। यहाँ 6 महीने जल समीर और 6 महीने थल समीर चलती है। मॉनसून बहुत विस्तृत विषय है, इसके संबंध में कई सिद्धांत हैं, लेकिन आज हम मुख्यतः 4 सिद्धांत करेंगे, जिसमें क्लासिकल थ्योरी है, जेट स्ट्रीम थ्योरी है, ITCZ थ्योरी है और एल नीनो थ्योरी है। इन 4 थ्योरीज को हम आज डिस्कस करेंगे और मॉनसून से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके भी हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मॉनसून की ओर। जैसा कि हमने कहा कि मॉनसून जो है जल समीर और थल समीर का ही बड़ा रूप है। ये बड़ा रूप जो है ये जल और थल समीर है, और जल और थल समीर आपको पता है कि वायु दाब के अंतर के कारण चलते हैं। हमेशा वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। जहाँ गर्मी होगी वहाँ निम्न दाब होगा, जहाँ सर्दी होगी वहाँ पर उच्च दाब होगा। तो जब मॉनसून आता है वो भी लगभग इन्हीं कारणों में आता है। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धांत मॉनसून का, जो सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सबसे आसान सिद्धांत भी है मॉनसून का, और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत में वही उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का खेल चलता है। जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, जहाँ सर्दी होती है वहाँ उच्च वायुदाब होता है। जब सूर्य नीचे मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ आना शुरू करता है तो उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है उस समय उत्तरी गोलार्ध के 4-5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। उन 4-5 स्थानों में क्या है, नंबर 1 विश्व की सबसे गहरी झील रूस में है, साइबेरिया में, बैकाल झील। दूसरा, दुनिया की छत जिसे कहा जाता है तिब्बत का पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत, बैकाल झील, तिब्बत का पठार। इसके अलावा भारत का थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल के साथ पाकिस्तान में स्थित पर्वतमालाएं हैं, सुलेमान किरथार की पहाड़ियाँ। इस इलाके में सुलेमान किरथार की पहाड़ियाँ, ये 4 स्थान अत्यधिक गर्मी से, जब सूरज मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ आता है तो ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। जब ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं तो इन इलाके में बड़े बड़े लो प्रेशर के एरियाज क्रिएट हो जाते हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं। अब ये जो निम्न वायुदाब के क्षेत्र हैं, ज़मीन पर निम्न वायुदाब के क्षेत्र बन गए, और आसपास का जो महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब है। हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो यहाँ से हवाएं प्रभावित होकर के और कम प्रेशर निम्न वायुदाब की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। चूँकि अब ये हवाएं महासागर से चल रही हैं, जल भाग से चल रही हैं, तो अपने साथ नमी लेकर चलती हैं, और जब ये नमी लेकर चलती हैं तो ये हवाएं जहाँ जहाँ से जाती हैं
इन लो प्रेशर के एरिया से प्रभावित होकर जहाँ जहाँ घुसती है उन क्षेत्रों में ये वर्षा करवाती हुई चलती हैं, बारिश करवाती हुई चलती हैं। और जिन जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा होती है उसे हम लोग मानसूनी वर्षा के नाम से जानते हैं, और जिस जिस क्षेत्र में इस प्रकार की बारिश होती है उसे हम मानसून प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसे हम मानसूनी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस इलाके में भारी मात्रा में मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है। तो दोस्तों ये तो क्लासिकल थ्योरी थी, एक बार फिर से इसको रिपीट करें। 4 जगह पर निम्न वायुदाब के बड़े बड़े एरियाज़ बन जाते हैं, जिसमें कि दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल झील साइबेरिया रूस में है। दुनिया की छत तिब्बत जो कि तपने लग जाता है क्योंकि पथरीला इलाका है तो बहुत जल्दी तपता है, उसके ऊपर बड़े बड़े लो प्रेशर के एरियाज़ हो जाते हैं। थार मरुस्थल भारत का और सुलेमान किरथार की पहाड़ियाँ, ये दोनों क्षेत्र, चारों क्षेत्र जो हैं मिल करके निम्न वायुदाब के बहुत बड़े बड़े केंद्र बनाते हैं क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण ये तपने लगते हैं। और चूंकि लो प्रेशर यहाँ पर बहुत बड़ा लो प्रेशर के केंद्र बन जाता है, समुद्र में आसपास जो महासागर हैं वहाँ से उच्च वायुदाब से हवाएं इस ओर चलती हैं और वर्षा करवाती हैं, जिसे मानसून की वर्षा कहा जाता है। और जिस इलाके में मानसून की वर्षा होती है उसे मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। ये एक पक्ष है मानसून का। मानसून का एक सिद्धांत है क्लासिकल थ्योरी। दूसरे सिद्धांत में हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम, जेट धारा। जैसा कि आप जानते हैं कि जेट धारा पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली एक पावरफुल, बहुत ताकतवर वायु की धारा है और लगभग 150 से 200 किलोमीटर की स्पीड से ये चलती है ऊपरी वायुमंडल में, और इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व रहती है। और अपने साथ ये बादल और पूरे विश्व के मौसम तंत्र को जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है। सर्दियों में जब वायुदाब कम होता है इस इलाके में, उस समय जेट धारा यहाँ से चलती हुई माफ़ कीजिएगा, यहाँ से चलती है सर्दियों में, बीच में से, भारत के बीच में से गुजरती है जेट धारा, यहाँ से चलती हुई जाती है और पूरे भारत के बीच में से गुजरती हुई जाती है। इससे पहले कि हम जेट स्ट्रीम को देखें, हम एक और सिद्धांत को देख लें ताकि बाकी के सिद्धांतों में ये काम आएगा। एक ज्योग्राफी की टर्म है, एक ज्योग्राफी की शब्दावली है जिसे हम लोग कहते हैं वायुदाब पेटियों का खिसकना, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि वायुदाब पेटियां कैसे खिसकती हैं। ये पेटियां तब की हैं जब सूरज मकर रेखा पर होता है, नीचे की ओर होता है, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है सूरज, उस समय वायुदाब पेटियों की स्थिति ये होती है। जब सूरज नीचे से उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है और कर्क रेखा की तरफ आ जाता है, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर आना शुरू करता है, तो उस समय पूरे विश्व के वायुदाब पेटियों में इसका प्रभाव पड़ता है। चूँकि सूरज लगभग कई सौ किलोमीटर ऊपर की ओर सरक गया, उससे प्रभावित होकर वायुदाब पेटियां भी उत्तर की ओर सरकती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो कि पहले वायुदाब पेटियां यहाँ थी जब सूरज नीचे मकर रेखा पर था। जब सूरज कर्क रेखा पर आया तो यही वायुदाब पेटियां खिसक कर 3-4 डिग्री ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई। ये पेटियां ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, यहाँ से ये यहाँ पर आ गई हैं। ये पेटी यहाँ आ गई, ये पेटी यहाँ आ गई। इस पेटियों के खिसकाव को हम लोग शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, यानी वायु पेटियों का खिसकाव, वायु पेटियों का अपने स्थान को परिवर्तित करना। तो ये होता है जब सूरज मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ आता है। अब वापस जेट धारा पर आ जाएं। जेट धारा जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है और बहुत तेज़ गति की हवा है, बहुत पावरफुल विंड है, जैसा कि पहले भी आपको बताया, लगभग 150 से 200-300 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं और ये भारत के बीचों बीच में से बहती हैं, हिमालय के दक्षिण में बहना शुरू करती हैं। इसी समय जब सूरज कर्क रेखा की तरफ खिसकना शुरू करता है और इस इलाके के तापमान में परिवर्तन आना शुरू होता है, इस इलाके में गर्मी बढ़ने लगती है, तब मानसून की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मानसून के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मानसून की पवनें धीरे धीरे बन करके और भारत में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए प्रवेश कर रही हैं प्री मानसून की स्थिति में, ये भारत की पवनों का धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो रहा है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि ये पवनें निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के कारण बनी हैं तो कमज़ोर होती हैं।
और इनके सामने जेट धारा जो कि मजबूत धारा है वो विपरीत दिशा से आ रही है, तो ये सारी की सारी पवनें यहाँ पर इकट्ठा होने लगती हैं। जैसे ट्रैफिक चौराहे पर लाल बत्ती होने से गाड़ियाँ रुकनी शुरू हो जाती हैं, पीछे से गाड़ियाँ आती रहती हैं और लाल बत्ती पर सारी इकट्ठी होती रहती हैं, वैसे ही हवाएं आती रहती हैं पीछे से और यहाँ पर इनके सामने से पावरफुल विंड आ रही है, वो इनको रोक देती है, सारी हवाएं यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर भयंकर दबाव बन जाता है। इसी समय जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है तो वायुदाब पेटियों में खिसकाव की घटना घटती है, यानी कि वायुदाब पेटियाँ दक्षिण से 3-4 डिग्री उत्तर की ओर सरकती हैं। जब वायुदाब पेटियाँ 3-4 डिग्री उत्तर की ओर सरकती हैं, उनसे प्रभावित होकर जेट धारा भी 3-4 डिग्री उत्तर की ओर सरकती है। तो अब जब वायुदाब पेटियों में खिसकाव हुआ तो जेट धारा की जो पोजीशन थी वो हिमालय के उत्तर में आ गई। पहले ये हिमालय के दक्षिण में चल रही थी, पर शिफ्ट होने के कारण, वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण ये जेट धारा हिमालय के उत्तर में आ गई। हिमालय के उत्तर में आने की वजह से ये इलाका पूरा का पूरा खाली हो गया। जैसे ये इलाका पूरा खाली होता है जेट स्ट्रीम से, यहाँ पर दबाव बना रही मानसून की हवाएं, प्री मानसून की जो हवाएं थी जो यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी, वो एक झटके के साथ, एक भयंकर झटके के साथ इस इलाके में प्रवेश करती हैं, जिसे कहा जाता है मानसून का फटना, ब्रस्ट ऑफ मानसून। क्योंकि ये जेट धारा एकदम से ऊपर चली जाती है, ये इलाका एकदम से खाली होता है और यहाँ पर दबाव जो बना रही थी हवाएं वो तुरंत झटके से अंदर घुसती हैं और एक धमाके के साथ अंदर घुसती हैं। इसी धमाके और इसी झटके की वजह से मानसून जो है पूरे भारत में तेज़ी से फैलता है। इस प्रक्रिया को हम जानते हैं ब्रस्ट ऑफ मानसून से। ब्रस्ट ऑफ मानसून, आपसे पूछा जा सकता है कि मानसून का फटना क्या होता है, व्हाट इज़ ब्रस्ट ऑफ मानसून, तो आप बता सकते हैं कि जेट धारा जब ऊपर शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर जो हवाओं का दबाव होता है वो झटके के साथ अंदर प्रवेश करता है और मूसलाधार बारिश होती है। इसे हम कहते हैं ब्रस्ट ऑफ मानसून, मानसून का फटना। इसी दौरान अगर आप देखें, जब ये प्रक्रिया घट रही होती है तो प्री मानसून की वर्षा केरल में प्रवेश करती है। जब प्री मानसून की हवाएं जो है वो केरला में प्रवेश करती हैं तो हल्की हल्की फुहार जैसी बारिश यहाँ पर लेकर आती हैं, हल्की बारिश जिसे फुहार कहा जाता है। और ये बारिश जो है केरला में आम की फसल में मिठास लाने के लिए, उसे पकाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होती है। चूँकि इसकी वजह से आम की फसल यहाँ पर पकती है, उसमें रस आता है, उसमें मिठास आती है, तो केरला में प्री मानसून की वर्षा यानी पूर्व मानसून की वर्षा को मैंगो शावर या आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आम्र वर्षा क्या होती है और कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, केरला में होती है। और ये पूर्व मानसून की वर्षा है, इसे आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से केरला में आम की फसल को बहुत लाभ होता है। ये हो गई आपकी आम्र वर्षा। यही हवाएं जब कर्नाटका में प्रवेश करती हैं, कर्नाटका में जो फूलों की खेती होती है वहाँ पर जब ये हल्की हल्की फुहार पड़ती है तो वहाँ पर इस फुहार के कारण प्री मानसून जो शावर्स हैं उनके कारण वहाँ पर फूलों की खेती अच्छी होती है, फूल बहुत ज़्यादा खिलने लगते हैं और कर्नाटका की खूबसूरती बढ़ जाती है। इस वजह से कर्नाटका में इस बारिश को चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। चेरी ब्लॉसम यानी कि फूलों के खिलने का मौसम आ गया। और किसकी वजह से फूल खिले? प्री मानसून रेनफॉल जो कर्नाटका में जाती है। आपसे पूछा जाए कि चेरी ब्लॉसम क्या है, तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटका में पूर्व मानसून की वर्षा के कारण जो फूल खिलते हैं या कर्नाटका में पूर्व मानसून की वर्षा है उसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। यही जो प्री मानसून की वर्षा है आगे जाती है, यहाँ मानसून फटने की घटना होती है और यही वर्षा धमाके के साथ आसाम की घाटी में और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ धमाके के साथ प्रवेश करती है। धमाके के साथ प्रवेश करती है चूँकि जेट स्ट्रीम ने अपनी जगह खाली कर दी तो झटके के साथ वहाँ प्रवेश करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से इस इलाके में भयंकर बाढ़ आ जाती है, तबाही मचती है और कई लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। चूँकि ये सारी घटना बैसाखी के महीने में घटती है और बैसाख के महीने में घटती है, बैसाखी के आसपास घटती है और इस इलाके में बैसाख के समय काफ़ी ज़्यादा बाढ़ें आती हैं, नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो मानसून का फटना है या प्री मानसून रेनफॉल जो यहाँ पर होती है धमाके के साथ, झटके के साथ, ज़ोरदार बिजली कड़कड़ाहट के साथ, इसे इस इलाके में काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। यानी बैसाख के महीने में काल आना। तो काल बैसाख क्या है
कि असम और उसके आसपास नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में जब प्री मानसून वर्षा, पूर्व मानसून की वर्षा धमाके के साथ प्रवेश करती है और वहाँ पर भारी बाढ़ लाती है और भारी नुकसान होता है, तो उस प्रक्रिया को, उस घटना को हम लोग काल बैसाख के नाम से जानते हैं। ये जेट स्ट्रीम का सिद्धांत है। अब इसी प्रकार से एक धारा यहाँ चलती है दक्षिण की ओर से, दक्षिण में जा रही है जो पश्चिम से पूर्व जाती है, जिस धारा का नाम ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि अंतरा उष्ण कटिबंधीय परिसरण। ये एक हवा की पेटी है और काफ़ी मजबूत हवा की पेटी है जो कि भारत के दक्षिण में चल रही होती है, जो कि भारत के नीचे चल रही होती है, और इसकी दिशा भी पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, जो स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही होती हैं, ITCZ नामक। ये भी सर्दियों में दक्षिण में चलती है, और जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ चलता है, शिफ्ट होता है, परिवर्तित होता है, और वायुदाब पेटियों के खिसकाव की घटना घटती है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। जब वायुदाब पेटियों में खिसकाव होता है, जिसके कारण जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर शिफ्ट हुई थी, उसी घटना की वजह से ITCZ भी उत्तर की ओर शिफ्ट होकर के दक्षिण भारत के बीचों बीच बहने लगती है इस दिशा में। ये धारा कहाँ शिफ्ट हो गई? बीचों बीच शिफ्ट हो गई, ITCZ की धारा। इस धारा के दक्षिण भारत में शिफ्ट होने का फ़ायदा क्या होता है कि प्री मानसून और मानसून अपनी धीमी गति से पूरे भारत में जा रहा था, फैल रहा था, लेकिन जब ये ITCZ की धारा दक्षिण भारत में एंटर की, और ये एक पावरफुल प्रवाह है, पावरफुल पेटी है, ताकतवर पेटी है, तो इस ताकतवर पेटी के प्रवाह में मानसून की धाराएं भी आती हैं। वैसे ही जैसे कि आप बस स्टैंड पे जा रहे हैं और आपको किसी साइकिल या स्कूटर की लिफ्ट मिल जाए तो आप जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं, वैसे ही ITCZ इन हवाओं को लिफ्ट देती है और पूरे भारत में तेज़ी से मानसून को फैलाने में सहायक होती है। ITCZ तरीका इसका भी वही है जो जेट स्ट्रीम का है कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर शिफ्ट होती है और भारत के बीच में आती है, जिससे कि ये हवाएं इसके प्रभाव में आकर के तेज़ी से पूरे भारत में फैल जाती हैं। तो जेट स्ट्रीम आपने देखा, ITCZ आपने देखा। अब आए अपने जो महत्वपूर्ण थ्योरी है एल नीनो थ्योरी, जो हमारे मानसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एल नीनो का मतलब है शिशु यीशु, या ऐसा बच्चा जो प्रभु यीशु ने दिया है, चाइल्ड क्राइस्ट, इसके कहते हैं हिंदी में शिशु यीशु कहते हैं, अंग्रेज़ी में चाइल्ड क्राइस्ट धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जन्म इस इलाके में लगभग 25 दिसंबर के आसपास होता है, और 25 दिसंबर में आपको पता है कि क्रिसमस का त्यौहार आता है जब प्रभु यीशु का जन्म होता है। तो उस 25 दिसंबर के आसपास जब इसका जन्म होता है, उस समय होने की वजह से इसको शिशु यीशु धारा या चाइल्ड क्राइस्ट करंट भी कहा जाता है। बेसिकली ये गर्म पानी की धारा है। ये क्यों आती है इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, और सामान्य दिशाओं में यहाँ पर ठंडी धारा होती है, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के गैप के बाद कभी कभी एल नीनो आती है। एल नीनो जब भी आती है हमारे मानसून को नेगेटिव प्रभावित करती है, यानी कि उल्टा प्रभाव डालती है और हमारे मानसून को कमज़ोर करती है एल नीनो आकर के। परंतु ये एल नीनो प्रत्येक वर्ष नहीं आती है, 2 वर्ष 3 वर्ष या कभी 5 साल के बाद, कभी 7 साल के बाद आती है। और जब भी आई है इसने हमारे मानसून को कमज़ोर किया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और बाकी विश्व में ये अकाल लाने के लिए सहायक सिद्ध होती है। इसकी वजह से काफ़ी जगह पर ड्रॉट या अकाल भी पड़ता है। अब ये बनती कैसे है? पहले हम इसका मानसून पे प्रभाव क्या पड़ता है, पहले हम देखें कि जब एल नीनो नहीं होती उस समय क्या पोजीशन होती है। तो आप देखें कि इस समय इस इलाके में ठंडी धारा चल रही है जिसका नाम है हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट पीरू की धारा, या इसको चिली पीरू की धारा भी कहते हैं। चिली पीरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। और ये ठंडी धारा है। जिस समय ये चल रही होती है उस समय हमारा मानसून ताकतवर होता है, हमारे यहाँ पर अच्छा मानसून आता है, हमारे मानसून को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब एल नीनो आ जाती है तब हमारा मानसून कमज़ोर हो जाता है। अब पहले देखें कि एल नीनो नहीं आने की स्थिति में हमारी क्या पोजीशन है। हमारे यहाँ पर ठंडा पानी होता है, इसके ऊपर आप एक कह सकते हैं कि यहाँ एक ऑस्ट्रेलियन निम्न वायुदाब का सेल है और यहाँ पर एक भारतीय
सेल है। दो क्षेत्र निम्न वायुदाब के बने हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन सेल और भारतीय सेल। जब यहाँ पर ठंडी धारा है तो इस समय यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र है, इसलिए इस इलाके पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। हमारे यहाँ पर निम्न वायुदाब है, यहाँ भी निम्न वायुदाब है, तो इन दोनों स्थानों पर अच्छी बारिश होगी, क्योंकि निम्न वायुदाब के क्षेत्र उच्च वायुदाब से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब लेकिन जब एल नीनो आ जाती है, दिसंबर माह में जब एल नीनो आ जाती है 1-2 साल के बाद, उस समय किन्हीं कारणों से यहाँ पर पानी गर्म होना शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि एल नीनो के आने से हमारे मानसून पे क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जब एल नीनो आती है और वो गर्म पानी की धारा है, ये गर्म पानी की धारा एल नीनो आ गई। एल नीनो के आने से क्या हुआ कि इस इलाके में थोड़ी गर्मी आ गई। वैसे भी जो जेट स्ट्रीम होती है, ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेकर आती हैं और ऑस्ट्रेलिया में निम्न वायुदाब कर देती हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन जब एल नीनो आती है, उसकी वजह से चिली और पेरू के पास, यानी हम्बोल्ट धारा के पास के वाले क्षेत्र में ठंडी धारा की बजाय गर्म धारा आ गई, और अब HP वाला जो जगह था वो LP में कन्वर्ट हो गया, लो प्रेशर में बदल गया। लो प्रेशर में बदलने से क्या हुआ कि इसके ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो गया, और ट्रेड विंड अपने साथ ये गर्म धारा को यहाँ तक फैला दिया है। इस पूरे इलाके में गर्म धारा फैल गई, जिससे कि इस इलाके में निम्न वायुदाब के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा, और ये क्षेत्र भी गर्म क्षेत्र है। तो उससे क्या होता है कि ऑस्ट्रेलियन सेल, ये ऑस्ट्रेलिया का सेल है, ऑस्ट्रेलिया सेल थोड़ा सा पूर्व की ओर खिसक करके और इसके ऊपर आ गया, एल नीनो के ऊपर आ गया। ये सेल खिसक कर यहाँ शिफ्ट हो गया। जब ये सेल खिसक कर यहाँ शिफ्ट हुआ तो भारतीय सेल पे भी इसका फर्क पड़ता है, तो भारतीय सेल भी खिसक करके निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब ये क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र कमज़ोर हो गया, लो प्रेशर का क्षेत्र कमज़ोर हो गया, और यहाँ से जो मानसूनी हवाएं जो यहाँ घुसनी थी वो यहाँ घुसने की बजाय अब यहाँ जा रही हैं। तो इससे इस इलाके में तो वर्षा हो जाती है, परंतु हमारा जो मानसून है वो कमज़ोर हो जाता है, और हमारा मानसून में हमारे बारिश कम हो जाती है, जिससे कि इस एरिया में अकाल पड़ने की संभावना होती है। तो ये एल नीनो सिद्धांत है। पुनः आपको बता दें कि यहाँ पर ठंडी धारा चलती है, तब यहाँ पर और भारत के ऊपर लो प्रेशर होता है, जिससे मानसून अच्छा आता है। लेकिन जब एल नीनो की धारा आती है तो इस इलाके में गर्म धारा आने से लो प्रेशर का एरिया डेवलप होता है, इस पूरे एरिया में गर्म पानी का प्रसार हो जाता है, तो लो प्रेशर के एरियाज थोड़ा पूर्व की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से भारत के ऊपर का निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी पूर्व की ओर शिफ्ट कर गया, और भारत के ऊपर जो है वो मानसून कमज़ोर हो गया और कमज़ोर हवाएं हो गई। इसलिए इसका मतलब ये है कि मानसूनी हवाएं जो है यहाँ पर तेज़ी से घुस नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से हमारी वर्षा में फ़र्क पड़ता है और काफ़ी जगह पर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब एल नीनो आता है तो इसी के साथ ऊपरी भाग में ला नीनो भी आती है। ये दोनों को सिस्टर करंट्स बोलते हैं, और ला नीनो का मतलब है छोटी लड़की, और ये यहाँ पर ठंड का विस्तार करती है, बाढ़ लाने में सहायता करती है, और इस इलाके में भारी बारिश करती है ला नीनो। एल नीनो इधर और ला नीनो इधर आती है। ये मानसून के सामान्य सिद्धांत हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि मानसून का आना और मानसून का जाना, मानसून भारत में जो परंपरा है उसके हिसाब से लगभग 1 जून में केरला में प्रवेश कर जाता है। 1 जून के आसपास केरला में प्रवेश कर जाता है, और केरला में 1 जून के आसपास ये केरला में प्रवेश करता हुआ इस मार्ग को फॉलो करता हुआ, हालांकि 2 शाखाएं होती हैं, अरब की सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा इधर से चली जाती है, इससे जो है थोड़ा बहुत गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा होती है, परंतु राजस्थान में वर्षा नहीं होती, क्योंकि अरावली की दिशा भी यही है, और ये अरावली के साथ समानांतर निकल जाती है बिना टकराए हुए आगे, तो आगे जाके बारिश करवाती है, लेकिन अरावली के साथ बारिश नहीं करवाती है। इसीलिए अपना ये क्षेत्र भी मरुस्थल के रूप में बना हुआ है। अरब सागर जो है वो पंजाब में बारिश करवाती है, महाराष्ट्र गुजरात में थोड़ी बहुत बारिश करवाती है, राजस्थान में बहुत कम बारिश करवाती है, खासकर पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत कम बारिश होती है। हमारे यहाँ जो मुख्य बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा ये इस तरह से जारी होती है, लेकिन आगे इसको हिमालय पड़ता है, हिमालय से टकराकर मानसून इस तरफ मुड़ जाता है।
और 1 जून को भारत में प्रवेश करने के बाद ये लगभग 14-15 जुलाई को राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी भाग जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर में पहुंचता है, 14 से 15 जुलाई के बीच में, और पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। उसके बाद फिर ये लगभग 14 नवंबर से वापस जाना शुरू होता है इस इलाके से, और 31 दिसंबर तक पूरे भारत को खाली कर देता है। 31 दिसंबर तक पूरे भारत से आउट हो जाता है। जब मानसून आ रहा होता है तो हम इसे मानसून का आना कहते हैं, और जब मानसून जा रहा होता है तब हम इसे मानसून का जाना कहते हैं। गर्मियों में मानसून आता है, सर्दियों में मानसून जाता है। पूरे भारत में ज़्यादातर वर्षा मानसूनी टाइप की वर्षा होती है, और हम इसे पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। परंतु जो पश्चिमी भारत है, जिसमें के पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, यूपी का थोड़ा भाग, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जयपुर तक के जो एरियाज़ आते हैं, वो यहाँ पर सर्दियों में भी बारिश होती है। जब मानसून भारत से चला गया उसके बाद फिर इस इलाके में बारिश होती है। यहाँ जो बारिश होती है वो चक्रवाती वर्षा है, जो जेट स्ट्रीम, ये जो जेट स्ट्रीम हमने पढ़ी थी, ये भूमध्य सागर से, ये भूमध्य सागर है, यहाँ से अपने साथ चक्रवातों को लेकर आते हैं और फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाके में वर्षा कराते हैं। जेट स्ट्रीम के साथ आते हैं और इस इलाके में वर्षा कराते हैं। इस वर्षा को मावठ की वर्षा कहा जाता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती वर्षा होती है, जो कि भूमध्य सागर से उठ करके इस तरफ आकर के और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कराती है। सर्दियों में दक्षिण भारत के तट पर भी बारिश होती है, तमिलनाडु और उसके पास का जो इलाका है वहाँ भी बारिश होती है, लेकिन इस बारिश का चक्रवाती वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। सवाल आता है कि सर्दियों में भारत में कितने स्थान पर बारिश होती है? तो सर्दियों में भारत में 2 स्थान पर बारिश होती है, एक उत्तर पश्चिमी भारत और एक दक्षिणी पूर्वी भारत, तमिलनाडु का तट। तो 2 जगह पर सर्दियों में बारिश होती है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे कि लौटता हुआ मानसून सर्दियों में कितनी जगह बारिश करता है, तो लौटता हुआ मानसून सिर्फ एक जगह बारिश करता है, क्योंकि यहाँ जो बारिश है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो वर्षा हो रही है वो चक्रवाती वर्षा है। लौटता हुआ मानसून क्योंकि भूभाग से जाता है तो भूभाग लगभग शुष्क है, यहाँ से पानी नहीं मिलता उसको, इसलिए शुष्क हवाएं जा रही होती हैं। लेकिन जब ये मानसून की हवाएं यहाँ पहुँचती हैं और केरला में घुसती हैं यूँ घूम के, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से इस हवा को नमी मिलती है और नमी मिलने के साथ वो इस इलाके में वर्षा कराता है। तो लौटता हुआ मानसून जो है वो तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराता है। उसका कारण ये है कि लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके और इस इलाके में वर्षा करवाता है। तो दोस्तों, ये तो मोटा मोटा मानसून का खाका था जो हमने कम समय में समेटने की कोशिश की है। और भी दूसरी वीडियोज़ आएंगी तो हम उनमें इन सारी थ्योरीज़ को डिटेल में करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप फ़ोन करें, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर में आप आकर मिलें, वहाँ पर भी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।